कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारी वीडियो का लेक्चर नंबर 5 है। आज हम देखेंगे एचटीएमएल में फॉर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले फॉर्म्स होते क्या चीज़ है? फॉर्म्स जैसे कि आपने अगर किसी वेबसाइट पे आप लॉगिन करते हैं या आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो जो फील्ड्स आती हैं इनपुट की, वो मिलके एक फॉर्म बनाती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम एक वेबसाइट देख लेते हैं। जैसे कि सिंपल वेबसाइट का डिज़ाइन है जिसमें क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, और उस जगह पे आप अपना फर्स्ट नेम या लास्ट नेम और अपनी ईमेल और पासवर्ड वगैरह एंटर करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जितनी भी फील्ड्स हैं जिधर हम डाटा एंटर करते हैं, ये मिलके एक फॉर्म बनाती हैं। फॉर्म कई किस्म का हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो लॉगिन या साइन अप का फॉर्म हो, वो कोई भी हो सकता है फॉर्म। मतलब जिस जगह पे आपने डाटा एंटर करना होता है फील्ड्स के अंदर, तो वो आपका एक फॉर्म कहलाता है। तो वो सबसे पहले कोड की तरफ आ जाते हैं। अब देख लेते हैं कोड को। हम इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं वीएस कोड के अंदर, लेक्चर 5 को, और इसके अंदर एक सिंपल सी फाइल क्रिएट कर लेते हैं एचटीएमएल की, जिसका नाम हम रख देते हैं index.html। उसके अंदर अपना डिफ़ॉल्ट का कोड क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, जो फॉर्म है ना, वो सिंपल एक कीवर्ड से उसका कोड होता है, जो कि फॉर्म ही है कीवर्ड। तो फॉर्म जो है वो स्टार्ट भी उसका टैग होता है और एंडिंग टैग भी उसका होता है। और फॉर्म का टैग लिखने के बाद हम इनपुट का एक टैग लिखते हैं, जिसमें हम जो इनपुट फील्ड्स हैं वो क्रिएट करते हैं, जिनके अंदर यूज़र अपना डाटा एंटर करता है। सबसे पहले जैसे हम फील्ड अगर क्रिएट करनी है, यूज़र जिधर अपना नेम एंटर करे, तो हम सबसे पहले इनपुट एक टैग है वो यूज़ करेंगे। ये इनपुट टैग के अंदर हम लिखेंगे जो इसकी टाइप है। इसकी अगर टाइप है हमारे पास, अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन आपको कर दूं कि जो फॉर्म्स है ना आपके, ये लॉगिन या क्रिएट अकाउंट इस तरह की जगह पे इस्तेमाल होते हैं, और दूसरे भी फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी कुछ इंफॉर्मेशन और देते हो, जैसे कि स्टडी के रिलेटेड आपसे पूछा जाता है या और भी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। जैसे कि आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एप्लीकेशन जब भेजी थी अपने दाखिले की, तो उसमें आपने इस तरह की इंफॉर्मेशन एंटर की थी। तो ये फॉर्म के अंदर ना ये भी डिफाइन किया जाता है कि इसका एक्शन क्या होगा। एक्शन से मुराद ये होता है कि जब इस फॉर्म के अंदर जो भी डाटा है वो किस जगह पे जाएगा, तो इस जगह पे उस जगह का यूआरएल आ जाता है। सपोज कर लेते हैं कि ये एक सर्वर के ऊपर ये फॉर्म जाके स्टोर होगा, तो जिस जगह पे स्टोर होगा सर्वर के अंदर, उसका लिंक इधर आ जाता है, ठीक है, एक्शन के अंदर। और उसके बाद जो इसका मेथड है, इधर उसका मेथड आ जाता है। या तो देखिए हमें सजेशन में आ गया, ये तो वो गेट है या पोस्ट है, ठीक है, डायलॉग को बाद में देखते हैं। या तो वो गेट होगा या तो वो पोस्ट होगा। अभी तो सिंपल एक ही आपने या तो गेट या पोस्ट लिखना, मैंने कोमा इसलिए डाला है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। जो गेट मेथड होता है ना हमारे पास, गेट उस तरह के फॉर्म के लिए होता है जिसका डाटा ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता, और उस डाटा को यूआरएल के अंदर भी शो किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास पोस्ट का मेथड अगर इधर इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसके अंदर ऐसा डाटा होता है जो सेंसिटिव होता है, जैसे कि पासवर्ड आपसे, जिसके अंदर आप पासवर्ड वगैरह फॉर्म के अंदर लिखते हैं वो वाला। तो उस डाटा को यूआरएल के अंदर शो नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसको डिटेल में आगे समझेंगे, मतलब कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। अभी इतना ही ठीक है, कि मतलब आप इतना समझ लें कि जो फॉर्म है उसके अंदर जो एक्शन होता है वो वाला यूआरएल होता है कि जिस जगह पे इस फॉर्म ने जाके स्टोर करना होता है डाटा। और उसके बाद ये जो मेथड होता है, ये पोस्ट या गेट होता है, कि अगर गेट होगा तो उसका मतलब होगा कि ये कोई ऐसा ज़रूरी फॉर्म नहीं है जिसके अंदर पासवर्ड वगैरह मौजूद हो। मतलब आप अगर इसका जो डाटा है, मतलब नेम या जो भी है, वो अगर यूआरएल के अंदर भी स्टोर हो जाएगा सेंड होते वक्त, तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके अंदर कुछ सेंसिटिव डाटा है, मसलन पासवर्ड वगैरह या इस तरह की इंफॉर्मेशन, तो इसको हम इधर पोस्ट करना पड़ेगा तब जब सेंसिटिव डाटा होगा, और गेट करना होगा जब सेंसिटिव नहीं होगा। तो अभी इसको ख़त्म कर देते हैं अभी, क्योंकि हमारा इसका काम नहीं है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। अब इनपुट फील्ड की तरफ आ जाते हैं।
इनपुट फील्ड क्या होती है हमारे पास? इनपुट फील्ड होती है जिसके अंदर यूजर जो है वो डाटा एंटर करता है। जैसे कि यूजर अपना नेम एंटर करता है, उसके बाद ईमेल एंटर करता है, पासवर्ड एंटर करता है, तो वो वाली फील्ड होती है। तो सबसे पहले अगर हमने यूजर से उसका नाम लिखवाना है तो हम उसकी इनपुट टाइप क्या करेंगे? इनपुट टाइप हम सिंपल टेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपल टेक्स्ट मतलब वो जो भी टेक्स्ट वो करना चाहता है, लिखना चाहता है। तो एक ये चीज याद रखें कि जो हमारी इनपुट वाली होता है ना, टैग इनपुट वाला, वो सिंगल टैग होता है। मतलब कि वो क्लोजिंग टैग उसके लिए हम इस्तेमाल नहीं करते, वो सोलो टैग इस्तेमाल होता है, जो कि इसे नॉन क्लोजिंग टैग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको एक दफा मैं इसकी आउटपुट देख लूंगा कि अभी मेरे पास शो क्या होता है कि मैंने सिंपल क्या किया, इनपुट लिखा, टाइप लिखा और टेक्स्ट लिखा एक फॉर्म के अंदर। तो इसको जैसे ही मैं गो टू लाइव पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास फाइल इसमें आउटपुट में आप देखोगे एक छोटी सी फील्ड क्रिएट हो गई है। ठीक है, जिसके अंदर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। अब लेकिन ये फील्ड है खाली, यूजर को कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर मैंने क्या डाटा एंटर करना है? उसके लिए यूजर को हिंट देने के लिए ना कि इस फील्ड में उसने क्या डाटा टाइप करना है, हम एक टैग है प्लेस होल्डर, एक कीवर्ड है प्लेस होल्डर, हम उसे यूज करते हैं। तो प्लेस होल्डर के अंदर हम वो टेक्स्ट लिखते हैं जो हम चाहते हैं कि यूजर को इस फील्ड के अंदर नजर आए, इनपुट फील्ड के अंदर। तो हम इधर लिख देते हैं, सपोज कर लो, एंटर योर नेम। तो हम ये लिख के प्लेस होल्डर के अंदर यूजर को ये शो करवाएंगे कि अपना नाम लिखो। जैसे कि इधर लिखा आ गया एंटर योर नेम। जब यूजर इधर क्लिक करेगा और लिखना स्टार्ट करेगा तो जो हिंट है वो खत्म हो जाएगा और उस जगह पे आप अपना यूजर अपना नाम लिखना शुरू कर देगा। तो उसकी तरह और भी इनपुट फील्ड्स होती है, जैसे कि पासवर्ड की कर लेते हैं कि सेम वही मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया इनपुट का कोड, और टाइप की जगह पे मैंने कर दिया पासवर्ड। ठीक है, और प्लेस होल्डर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, एंटर पासवर्ड। ओके, अब मैं इसको सेव करता हूँ तो मैं अपनी वेबसाइट पे आऊँ। अब इधर दो इनपुट फील्ड क्रिएट हो चुकी हैं, एक है एंटर योर नेम और दूसरी है एंटर पासवर्ड। तो इसमें फर्क क्या है अभी? अब ये तो सिंपल टेक्स्ट वाला टाइप थी, जो पहली वाली थी सिंपल टेक्स्ट थी, दूसरा वाला है पासवर्ड टाइप। तो जो सिंपल टेक्स्ट टाइप है उसमें मैं लिख रहा हूँ तो सिंपल एक टेक्स्ट लिखा जा रहा है, लेकिन पासवर्ड वाली फील्ड में जैसे ही मैं कुछ लिख रहा हूँ तो वो डॉट्स में कन्वर्ट होता जा रहा है, क्योंकि ये पासवर्ड है। तो इस वजह से वो खुद ब खुद ही जो मैं लिख रहा हूँ वो डॉट्स में कन्वर्ट होता जाएगा। और उसके बाद इस तरह से और भी काफी फील्ड हैं जो कि हम अभी देखते हैं। अब जैसे मिसाल ले लें, आप एक इस तरह का फॉर्म बना रहे हैं जिसमें आप यूजर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। आपने यूजर का नेम पूछ लिया, एंटर योर नेम। अब इधर यूजर की ईमेल पूछ लिया आपने दूसरे नंबर पे, तो आप दोबारा से लिखते हैं इनपुट, उसके बाद टाइप लिखते हैं आप इधर ईमेल, और उसके बाद प्लेस होल्डर में आप क्या करते हैं, आप प्लेस होल्डर में लिख देते हैं एंटर योर ईमेल। ठीक है, अब उसके बाद आप इसे भी क्लोज कर देते हैं। तो सेव करने के बाद जैसे ही मैं इस पे आता हूँ इसके आउटपुट पे, तो मेरे पास अब ये तीन फील्ड शो हो रही हैं जिसमें एंटर योर नेम, एंटर योर ईमेल और एंटर पासवर्ड लिखा आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको ना अभी वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये ना हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन में शो हो रहे हैं सारी फील्ड्स, तो इसको वर्टिकल मैं एक दफ़ा इसको कर देता हूँ। वर्टिकल अभी सिंपल हम किसी और मेथड से नहीं, बी आर से कर लेंगे, लेकिन फ्यूचर में बी आर को हम यूज़ नहीं करेंगे, हम थोड़े से एडवांस मेथड्स की तरफ चले जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो हम इन सब के दरमियान में एक लाइन क्रिएट कर देते हैं, न्यू लाइन। तो ये वर्टिकली अब डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह से करता हूँ कि इन सब को अब मैं सेंटर में कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो वो अच्छी लगे इसकी फॉर्म की। तो इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ। मैं कोड में वापस आता हूँ। अच्छा, सेंटर में करने के लिए ना कि जितनी भी फील्ड्स हैं वो सेंटर में हो जाए, आपको फॉर्म के अंदर आना है। फॉर्म के अंदर आके आप स्टाइल लिखोगे, स्टाइल के अंदर आप आके लिखोगे टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन के अंदर आप क्या कर दोगे, सेंटर, और यहाँ से कंट्रोल सेव कर दोगे और ये आपका जितनी फील्ड्स हैं वो सेंटर में आ जाएगी, और फ्यूचर में भी आप जो लिखोगे वो नीचे ही आती जाएंगी सेंटर में। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर बाकी चीज़ें हैं जो
वो ऐड करता हूँ। सपोज कर लें आप यूज़र से उसका नंबर भी मांग रहे हैं, तो थोड़ा सा नीचे करके मैं क्या करता हूँ, इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, उसके अंदर आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। टाइप हम कर देते हैं ईमेल, ठीक है, क्योंकि हमने ईमेल ले रहे हैं यूज़र से। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ईमेल नहीं, हम इधर नंबर ले रहे हैं, तो मैं टाइप कर देता हूँ नंबर, और इस जगह पे मैं लिख देता हूँ उसे एंटर योर नंबर, ठीक है। मैं सेव करके इसकी आउटपुट चेक करता हूँ, तो इधर एक और फील्ड क्रिएट हो गई है नंबर की। अब इस जगह पे एक चीज़ है कि मैं अगर इधर कीबोर्ड से टाइप कर भी रहा हूँ ना, स्पेलिंग्स वगैरह, अल्फ़ाबेट्स वगैरह, कुछ भी कैरेक्टर्स, तो वो इधर टाइप नहीं हो रहे, लेकिन जैसे ही मैं नंबर्स पे क्लिक करता हूँ ना, तो वो इधर टाइप होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये किस वजह से है, क्योंकि हमने इसकी टाइप जो है वो नंबर से रखी हुई है। तो इसी तरह और भी बहुत सारी इनपुट फील्ड्स हैं जो इस्तेमाल होती हैं फॉर्म के अंदर। मैं हर फील्ड में एक बीआर टैग इस्तेमाल कर लेता हूँ, ताकि कोड हमारा जो है वो थोड़ा सा ठीक नज़र आता रहे, एक लाइन में नज़र आ जाए। तो इस तरह से एक हमारे पास इनपुट फील्ड है, जिसका नाम होता है, जिसकी टाइप होती है डेट, ठीक है। मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ। तो हमारे पास अब इधर एक, मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, एक डेट का इधर ऑप्शन आ गया है, डेट सिलेक्ट करने का। तो जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास इधर ऑप्शन है, मैं कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं ईयर भी सिलेक्ट करना चाहूँ, तो मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा, यहाँ से नीचे से मुझे कोई भी ईयर है वो सिलेक्ट मैं कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मैं सपोज कर लो 2020 करता हूँ सिलेक्ट, 2020 के बाद जनवरी, और यहाँ से मैं 14 कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास वो इधर से डेट वगैरह आ जाएगी। अगर आप, ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है जब आप बर्थ डेट वगैरह किसी की इनपुट में लेते हैं, तो ये कैलेंडर वाला आप इस्तेमाल करते हैं। इसकी टाइप क्या है, सिंपल डेट, ठीक है। तो और उसके बाद अगर आप चाहते हैं ना कि किसी का टाइम वगैरह, कि अगर आप इनपुट फील्ड में जो यूज़र से टाइम वगैरह लें, तो आप इनपुट में क्या लिख देते हो, इनपुट टाइप में आप सिंपल टाइम लिख देते हो, और उसको सेव करके जब आप इधर चेक करोगे, एक घड़ी छोटी सी आपको इधर नज़र आ रही है, और इधर उस वो जो टाइम है वो जगह खाली है। मैं जब घड़ी पे क्लिक करता हूँ और इधर से कोई भी टाइम सिलेक्ट करता हूँ, मतलब मैंने 7, और यहाँ से मैंने 50 सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से मैंने पीएम कर लिया, तो सब कुछ वो नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जितनी भी आप फॉर्म में लेना चाहो, वो ऐड कर सकते हो इनपुट फील्ड्स इधर, अलग अलग इनपुट वाली क्रिएट करके। तो अब इसमें देख लेते हैं, अगर हम यूज़र से ना, आपने काफ़ी वेबसाइट्स में देखा होगा, यूज़र की प्रोफाइल पिक्चर भी अपलोड करवाई जाती है। तो उसका क्या कोड होता है, सबसे पहले मैं एक इधर पीआर क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसका कोड क्या होता है, सिंपल एक इनपुट, उसके बाद उसकी टाइप, टाइप को आपका दे देते हो फाइल, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास वेबसाइट में एक ऑप्शन आ जाता है कि चूज फाइल का, ठीक है। जैसे ही मैंने ये दी है इनपुट टाइप फाइल, तो मेरे पास इधर एक ऑप्शन आ गया फाइल का, चूज फाइल का। तो जब मैं चूज फाइल पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास अब इधर से ऑप्शन आ गया कि मैं डाउनलोड से या किसी जगह से भी, मैं इधर से कोई भी फाइल सिलेक्ट कर सकता हूँ जो मैं अपलोड करना चाहता हूँ। तो मैं लेक्चर 1 की अगर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास इधर लेक्चर 1 इधर आ गई है फाइल। तो इस तरह से आपकी प्रोफाइल पिक्चर्स अपलोड की जाती है सर्वर के ऊपर फॉर्म्स के ज़रिए, ठीक है। तो ये सब काम फॉर्म्स के ज़रिए होता है, जिसमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन लेके उसको यूज़र की इजाज़त के साथ अपलोड करते हैं, उसकी प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए या और भी किसी पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो अब इसमें हमने जैसे कि देख लिया था कि सबसे पहली फील्ड में थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि हम और इसमें क्या-क्या कर सकते हैं। जैसे हमने इनपुट टाइप दी, उसमें हमने टेक्स्ट दे दिया कि इस जो ये इनपुट फील्ड है, इसके अंदर यूज़र टेक्स्ट लिखेगा। टेक्स्ट में हमने प्लेस होल्डर क्या दिया कि एंटर योर नेम, यूज़र को पता चल जाए इस फील्ड में मैंने अपना नाम एंटर करना है। अच्छा, आप मिसाल ले लें, अगर हम चाहते हैं कि ये जो इसमें लिखने की हद है ना एक, वो मैक्सिमम एक रहे, कि मतलब उससे ज़्यादा यूज़र लिख ना पाए, तो हम इधर 50 कर देते हैं, 15 कर देते हैं। तो 15 से क्या होगा, इधर लिखने से मैक्स लेंथ 15, कि यूज़र एंटर योर नेम में ना अगर वो लिखे भी ना कुछ स्पेलिंग्स, तो वो 15 से ज़्यादा ना लिख पाए, ठीक है। तो उससे ज़्यादा ना लिख पाए, ये इसकी मैक्सिमम इधर लेंथ हो जाएगी।
तो आप नेम की भी मैक्सिमम लेंथ कर सकते हैं, आप पासवर्ड की भी कर सकते हैं, आप उसके बाद नंबर की कर सकते हैं। आप जिस मर्जी चीज़ की चाहें वो मैक्सिमम लेंथ कर सकते हैं। तो अब आपने ये भी कोड देख लिया, प्लेस होल्डर के बाद आपने लिखना है मैक्सिमम लेंथ, तो वो मैक्सिमम लेंथ आ जाएगी। और कुछ आपने फॉर्म्स में देखा होगा कि कुछ फील्ड्स होती हैं जो मस्ट होती हैं आपके लिए वो फिल करना, बाकी कुछ आप छोड़ सकते हो, ठीक है। छोटा सा स्टार भी बना होता है, तो वो कुछ होती हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी होती हैं, आपने वो फिल करनी है। कुछ होती हैं कि जो लाजमन नहीं होती, आप उनको खाली भी छोड़ सकते हैं। तो जो ऐसी फील्ड हैं जो रिक्वायर्ड है कि उनको आप फिल करें फिर सबमिट करें, तो उनके लिए क्या टैग इस्तेमाल होता है, आपने इधर ही आके आप सिंपल एक रिक्वायर्ड का ये कीवर्ड है, आप उसको लिख देंगे। तो उस फील्ड को अगर आपने खाली छोड़ा होगा और आप सबमिट का बटन प्रेस करोगे, तो वो सबमिट नहीं होगी, वो पहले कहेगा कि पहले इसको फिल करो। मतलब इस फील्ड के अंदर कोई कोई ना कोई डाटा लिखो, अगर ये खाली है तो वो आपको सबमिट नहीं करने देगा, क्योंकि आपने इसके अंदर यूज किया है रिक्वायर्ड का एक कीवर्ड, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, मैक्सिमम लेंथ मतलब मैक्स लेंथ, और रिक्वायर्ड कीवर्ड। मैक्स लेंथ आप कितनी भी रख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, कोई ये रूल नहीं है कि 15 ही रखनी है या 10 ही रखनी है। अच्छा, इसमें एक और चीज थी जो मीटिंग में पहले मैंने सोचा था कि वो नेक्स्ट करवा दूंगा बाद में, लेकिन वो फिर मेरे माइंड से निकल गया, वो मैं इसमें बता देता हूँ कि आप ना एक फॉर्म में एक चीज जरूरी होती है, एक लेबल देना, ठीक है। आप वो लेबल कैसे क्रिएट कर सकते हो, लेबल एक सिंपल टेक्स्ट होता है जो आप चाहते हो कि इनपुट फील्ड के साथ यूजर को शो हो। जैसे कि अब ये नेम है, तो इसके साथ मैं लेबल क्या दूंगा, सबसे पहले लेबल का टैग होगा और उसको क्लोज करना है, और उसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, नेम, ठीक है, सॉरी नेम। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद जैसे ही मैं अपनी आउटपुट में देखता हूँ, तो मेरे पास इधर नाम लिखा है, ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में, और उसके आगे वो इनपुट फील्ड है जिधर मैं अपना नाम लिखूंगा, अबू बकर, ठीक है। और अब मैं बाकियों में भी एक दफा लिख के देखता हूँ। इस सब को मैं इस लेबल को कॉपी करता हूँ और इसको मैं ईमेल से पहले लिख के देखता हूँ, और इसके अंदर लिख देता हूँ ईमेल, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नंबर, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ डेट। बस इतना ही ठीक है। बाकी आपको एक दफ़ा लिख के देख लेना। तो इसको मैंने सेव कर लिया, मैं इसकी आउटपुट देखता हूँ कि जितने भी अब हमारी जो इनपुट फील्ड्स हैं उनके सामने क्या लिखा गया है, उनके लेबल लिखे गए हैं, ठीक है। इसको अभी ये देखो, आप एक चीज देख रहे हो, बिल्कुल एक अलाइनमेंट इसकी अच्छी नहीं आ रही। ये हम इंशाल्लाह फ्यूचर में देखेंगे कि किस तरह से इसको आप कर सकते हो। अभी अलाइनमेंट इसलिए बिगड़ी है क्योंकि जो पासवर्ड है ये थोड़ा सा ज़्यादा वर्ड्स हैं, तो जिस वजह से वो थोड़ा सा उसने ज़्यादा जगह ले ली है, और क्योंकि हमने इसे सेंटर में किया हुआ है टैग के ज़रिए, जो हमने फॉर्म के अंदर कोड किया था, जो टेक्स्ट अलाइनमेंट ये वाला किया था सेंटर में, वो इसको कोशिश कर रहा है सेंटर में करने की, जिसकी वजह से ये अलाइनमेंट खराब हो रही है, ठीक है। तो अब हमने देख लिया, लेबल भी देख लिया, हमने हमने डेट भी देख लिया, हमने उसके बाद टाइम भी देख लिया। अब आता है रेडियो बटन, ठीक है। अब रेडियो बटन क्या होता है कि जो जैसे आपके पास आपका एमसीक्यूज वगैरह का टेस्ट होता है ना, तो उसमें आपको 4 ऑप्शंस दी जाती हैं, उनमें से आपने कोई एक सिलेक्ट करनी है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आती है ना कि जैसे एमसीक्यू 4 दिए जाते हैं, ए बी सी डी, तो उसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ एक सिलेक्ट करना होता है। उसके लिए रेडियो बटन इस्तेमाल होता है। रेडियो आप उसे सिंपल रेडियो के टाइप लिख के यूज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं एक इधर बी आर क्रिएट कर देता हूँ, सॉरी ये बी आर, और अब इसके नीचे हम क्या करते हैं, वो रेडियो वाला टैग इस्तेमाल कर लेते हैं, हम 2 बी आर कर देते हैं ताकि थोड़ा सा नीचे हो जाए तो वो अच्छे से नजर आ जाएगा। तो इसके अंदर आप क्या करते हो, इनपुट, इनपुट के अंदर आप क्या लिखते हो, टाइप, टाइप के अंदर आप क्या लिखते हो, रेडियो, ठीक है। जैसे हम बाकी टाइप्स लिख रहे थे ना, नेम, नंबर, डेट, टाइम, फाइल, तो उसी तरह से एक इधर रेडियो की टाइप आ जाएगी, ठीक है। रेडियो के अंदर आ गया नेम, नेम के अंदर अब हम यूजर से क्या पूछें, सपोज कर लो हम यूजर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम उससे जेंडर पूछ लेते हैं उसका, ठीक है। तो हमने जेंडर लिख लिया,
कि मतलब अभी हम जो उससे पूछने लगे हैं वो जेंडर के बारे में। तो उसके अंदर हमने क्या उसे शो करवाया, मेल। ठीक है, सॉरी वो मैक्स लेंथ ऑटो पे सिलेक्ट हो गया, मेल। और अब हम सेकंड उसे क्या ऑप्शन शो करवाएं कि उसमें से उसे सिलेक्ट दोनों में से एक करना होगा। हम 3 कर देते हैं, मेल, फीमेल और अदर्स। ठीक है, तो जब मैं इसे सेव करता हूँ तो इसकी वेबसाइट पे आउटपुट देखते हैं। अब हमें ना 3 देखो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक हो रहा है मेल, एक हो रहा है फीमेल, एक हो रहा है अदर्स। अब आपने गौर किया होगा कि मैं एक साथ सब सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। अगर मैं इसको करता हूँ तो दूसरे वाला खत्म हो जाता है, अनसिलेक्ट हो जाता है। अगर मैं अदर्स को सिलेक्ट करता हूँ बाकी तो अनसिलेक्ट है। अगर मैं फीमेल को सिलेक्ट करता हूँ तो मेल और अदर वाला अनसिलेक्ट है। तो मतलब इस ऑप्शन में एक वक्त में रेडियो बटन इस्तेमाल ही उस सिचुएशन में होता है कि जब हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन में से सिर्फ एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, उससे ज़्यादा हम ऑप्शंस को इस्तेमाल मतलब सेलेक्ट ही नहीं कर सकते, सिर्फ एक वक्त में एक ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। तो उस वक्त में हम रेडियो बटन इस्तेमाल करते हैं। तो अब एक और इसमें चीज़ है कि ये इस तरह हो कैसे रहा है कि इनमें से वो सिर्फ हमें एक क्यों सिलेक्ट करने दे रहा है, वो इस वजह से क्योंकि हमने इन सब का जो नेम है वो जेंडर रखा है। अगर इन सब का नाम अलग अलग होता तो वो हमें सब सिलेक्ट करने देता, क्योंकि इसमें रूल है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही नेम की चीज अगर हो ना कोड में, तो उन सबको एक दफा में एक ही सिलेक्ट करने देगा। लेकिन अगर हम इसका नाम ही चेंज कर दें, हम इसका फर्स्ट वाले का जेंडर 1 लिख दें, दूसरे का जेंडर 2, तीसरे का जेंडर 3, तो ये क्या करेगा, हमें तीनों सिलेक्ट करने देगा, क्योंकि तीनों के नाम अलग अलग हैं। तो कोड में उसे यही लगेगा कि ये अलग अलग चीजों के बारे में बात हो रही है, लेकिन चीजें एक ही हैं। ये ज्यादातर भला क्या सीन है कि अगर इधर मैं सपोज करो जेंडर 2 कर देता हूँ। अब क्या हुआ है कि जो जेंडर 2 मेल, जेंडर 2 फीमेल, इन दोनों के नेम सेम है। तो अब ये मुझे अलाउ ही नहीं करेगा कि मैं मेल, और सॉरी मैंने सेव नहीं किया, मैं सेव करता हूँ। तो अब मुझे अलाउ ही नहीं करेगा कि मेल और फीमेल दोनों में से दोनों को सिलेक्ट करने दे, क्योंकि मैंने इन दोनों के नेम सेम रख दिए हैं। तो ये याद रखना कि जिन ऑप्शंस के दरमियान में आप चाहते हो कि कोई एक यूजर ऑप्शन सिलेक्ट करे, तो उन सब के नेम आपके सेम होने चाहिए। डिफरेंट होंगे तो वो सिलेक्ट नहीं करने देगा। जैसे अब इन दोनों का सेम है तो इन दोनों में से मुझे वो कहेगा एक सिलेक्ट करो, बाकी वो अनसिलेक्ट कर देगा। लेकिन अदर्स वाला साथ में सिलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब अब इस कोड के हिसाब से एक वक्त में 2 ऑप्शन मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब मैं फीमेल कर दिया और अदर कर दिया, अब वो मुझे सिलेक्ट करने दे रहे हैं। या मैं मेल कर दूंगा या मैं अदर कर दूंगा, मतलब एक वक्त में मैं 2 कर सकता हूँ, क्योंकि अदर्स के अंदर मैंने नेम चेंज रखा हुआ है और जेंडर के अंदर चेंज है। तो मैं अगर दोबारा से अदर्स के अंदर भी 2 कर दूं ना और इसे सेव कर दूं, तो फिर दोबारा से मुझे एक वक्त में एक ही सिलेक्ट करने देगा। क्यों? क्योंकि अब दोबारा से जो नेम है वो सेम हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हमने रेडियो बटन का भी देख लिया। अब हमें इसे बी आर दोबारा से देते हैं एक्स्ट्रा स्पेस के लिए, सॉरी न्यू लाइन के लिए, ताकि वो नीचे जो हमारे वो चेक बटन है, सॉरी चेक बॉक्स है, वो नीचे नजर आए। तो चेक बॉक्स की भी सिंपल बिल्कुल यही होती है कि इनपुट लिख के आपने टाइप लिखना होता है। उस टाइप के अंदर आप क्या करते हो, चेक बॉक्स आप उसकी टाइप दे देते हो। और उसके अंदर जैसे पहले हमने मेल, फीमेल और अदर्स इस टैग के बाहर आके लिखे थे, तो हम इस टैग के भी बाहर आके इसको लिखते हैं HTML। ठीक है, अब सपोज करो हम इसमें एक लेबल दे देते हैं। लेबल का हम क्या इसको दे दें, लेबल को, सॉरी लेबल हम इसको दे देते हैं लैंग्वेजेस। ठीक है, या हम इसको दे देते हैं लैंग्वेजेस ही कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि आपको कौन कौन सी जुबानें आती हैं। ठीक है, तो उसमें एक ऑप्शन हमने उसे शो करवाना है चेक बॉक्स में HTML। हम दूसरे में से शो करवाएंगे CSS, एक मिनट बस, CSS। तीसरे में शो करवाएंगे जावास्क्रिप्ट मींस JS। तो मैं इसे सेव करता हूँ
अब यूजर को ना देखो लैंग्वेजेस का ऑप्शन है कि सपोज कर लो आप एक प्रोफाइल बना रहे हो जिसमें यूजर से सब कुछ पूछा जाता है उसके बारे में, नेम, ईमेल, पासवर्ड, सब कुछ। उसके बाद में वो मेल इधर से सिलेक्ट करता है। अब इधर से उससे पूछा जाता है कि उसको लैंग्वेजेस कितनी आती हैं। तो चेक बॉक्स ऐसी चीज है कि वो एक वक्त में सब सिलेक्ट भी कर सकता है, कि मतलब उसे सब लैंग्वेजेस आती हैं। वो चाहे तो एक वक्त में HTML और CSS को सिलेक्ट कर सकता है, वो चाहे तो सिर्फ HTML को भी कर सकता है या HTML और JS को भी कर सकता है। तो ये मेन डिफरेंस है कि मेल, अदर्स या मेल में से या फीमेल में से वो सिर्फ रेडियो बटन अलाउ करता है एक वक्त में एक ऑप्शन सेलेक्ट करने को, लेकिन जो लैंग्वेजेस है वो एक साथ सबको भी सिलेक्ट करने का अलाउ करता है। सॉरी, लैंग्वेजेस नहीं, जो कि चेक बॉक्स है, वो एक वक्त में जितने मर्जी हम बॉक्सेस सिलेक्ट कर सकते हैं, बेशक सब करें बेशक कोई भी ना करें। तो ये हो गया चेक बॉक्स और रेडियो बटन के दरमियान का डिफरेंस। अच्छा, अब हमने रेडियो बटन भी देख लिया, हमने अब देख लिया चेक बॉक्स भी। अच्छा, अब एक चीज देख लेते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू। ठीक है, ड्रॉप डाउन मेन्यू क्या होता है कि आप सपोज कर लो इधर एक सिटी का ऑप्शन भी है, कि उसके अंदर आपसे पूछा जाता है कि आपकी सिटी कौन सी है। तो वो आप उसको किस तरह से बनाते हो कि एक ड्रॉप डाउन यूजर को मेन्यू शो हो जिसके अंदर उसकी सिटी का पूछा जाए। तो हम एक BR बना लेते हैं ताकि न्यू लाइन पे कोड हो तो वो बुरा ना लगे। उसके लिए सिंपल आपने क्या करना होता है, आपने एक सिलेक्ट का ऑप्शन रखना होता है। सिलेक्ट को आप यहाँ से बंद करके उसका जो एंडिंग टैग है वो क्रिएट कर लेते हो और उसे ऑप्शन शो करवाते हो कि यूजर को ऑप्शन क्या क्या शो हो कि जिसमें सिलेक्ट करना है। अच्छा, सबसे पहले तो उसे शो होना कि सिलेक्ट सिटी। ठीक है, कि सिटी सिलेक्ट करो क्योंकि हमने उससे शहर पूछना है, उसका शहर कौन सा है। ठीक है, तो इधर हम उसे, या तो हमने कॉपी पेस्ट कर लिया 2 बार, तो मैं इसे यहाँ फर्स्ट नंबर पे शो करवा देता हूँ लाहौर। तो दूसरे नंबर पे मैं इसे शो करवा देता हूँ कराची। ठीक है, मैं इसे सेव कर देता हूँ और जब मैं अपनी आउटपुट में आके देखता हूँ तो मेरे पास इधर एक ऑप्शन आ गया है सिलेक्ट सिटी का। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होता है जिसके अंदर वही ऑप्शंस लिखे हुए हैं जो मैंने रखे थे। अगर मैं लाहौर पे क्लिक करता हूँ तो इधर लाहौर लिखा जाएगा। अगर मैं इधर से कराची पे क्लिक करता हूँ यहाँ से कराची लिखा जाएगा। तो ये याद रखना आप कि सेलेक्ट के अंदर आपने ऑप्शंस लिखने हैं, ऑप्शन का स्टार्टिंग टैग, ऑप्शन का एंडिंग टैग, और उसके अंदर आप जितने भी ऑप्शंस ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैं अगर इसको कॉपी करके दोबारा से ऑप्शंस को नीचे पेस्ट करता हूँ ना, तो अब मेरे पास ये 4 ऑप्शंस क्रिएट हो गए हैं, दो दो के डुप्लीकेट के, लाहौर कराची और लाहौर कराची। मैं इसको सेव करके अगर अपनी आउटपुट में देखूंगा तो उधर भी इधर डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएंगे कि लाहौर कराची, जैसे कि हमारे इस कोड में थे। ठीक है, और अब उसके बाद हम देखेंगे कि सिंपल बटन को किस तरह से ना इसमें एक फॉर्म में क्रिएट किया जाता है। तो सिंपल एक बटन को क्रिएट करने के लिए एक बटन का ही टैग इस्तेमाल होता है, बटन। और आप इसको यहाँ से क्लोज करोगे तो इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, बटन के अंदर आप चाहो तो इसकी टाइप भी डिफाइन कर सकते हो। टाइप में आप इसको सबमिट बटन बना सकते हो, आप इसको रीसेट बटन बना सकते हो, जो मर्जी बटन बनाओ वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ से आप इसको सबमिट लिख दो, सॉरी, सबमिट लिख के आप इसको सेव करते हो। तो अब इसका जो आउटपुट है वो इस तरह से एक सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, सबमिट का बटन आ जाएगा कि आप उसको क्लिक करोगे तो जितना भी टेक्स्ट है वो सबमिट हो जाएगा। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की है कि जब मैंने इधर सबमिट में क्लिक किया ना तो वो मुझे कह रहा है कि प्लीज फिल इन दिस फील्ड। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि जब याद है आपने इस इधर नेम वाली फील्ड को, दोबारा से कोड देखते हैं, जब आप इधर देख रहे थे कोड को तो इधर हमने एक कीवर्ड यूज किया था रिक्वायर्ड का। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि आपने इधर रिक्वायर्ड का कीवर्ड इस्तेमाल किया था। वो किसके अंदर आपने किया था? नेम के अंदर। तो इसीलिए जब आप सबमिट पे क्लिक कर रहे हो वो आपको नहीं सबमिट करने दे रहा, मसलन कोई और काम नहीं करने दे रहा, वो पहले कह रहा है कि इसके अंदर कुछ लिखो। मैं जैसे ही इसके अंदर कुछ लिखता हूँ ना अबू बकर, तो यहाँ से मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो अब क्या हो गया, वो पेज रिफ्रेश हो गया, मतलब अभी उसकी ऊपर कोई वर्किंग नहीं हो रही। लेकिन अभी सिंपल क्योंकि हमने उसे टाइप दी थी सबमिट की, तो वो क्या करता है, सबमिट करके मतलब पेज को रिफ्रेश कर देता है। तो अगर मैं दोबारा से इसके अंदर लिखता हूँ अबू बकर
और मैं इसको क्लिक करूंगा, वो सबमिट हो जाएगा, मतलब रिफ्रेश हो जाएगा। तो अगर मैं ईमेल कर दूं, ये dev.abubakar जो ईमेल आ गई है, मैं अब सबमिट करूं, तो वो दोबारा कहेगा कि एंटर, मतलब प्लीज फिल इन दिस फील्ड, क्योंकि हमने इसके ऊपर रिक्वायर्ड लिख दिया था। तो जब तक हम इसको इसके अंदर कुछ लिखेंगे नहीं, वो हमें सबमिट नहीं करने देगा। तो आज हमने ये बेसिक सी चीजें पढ़ी थी फॉर्म के अंदर। आप सब ने इन चीजों को ट्राई करके देख लेना है। हमने एक टाइप इनपुट की दी, टेक्स्ट की, उसके बाद ईमेल, उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद नंबर, उसके बाद हमने क्या किया, अच्छा नंबर आप करेंगे ना, इधर आपके पास ये वाला नंबर्स को कंट्रोल करने वाला भी एक एरोज आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमने देखा कि डेट, जो इनपुट टाइप है, डेट किस तरह से होती है और उसको किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है डेट को। उसके बाद हमने टाइम का देखा, इनपुट टाइप जो टाइम है उसको। उसके बाद हमने इनपुट टाइप फाइल को देखा, जिससे आप कोई भी फाइल चूज कर सकते हो। फिर हमने रेडियो बटन को देखा। रेडियो बटन से क्या होता है कि एक वक्त में आप एक ऑप्शन जिस जगह पे सिलेक्ट करना हो, आप रेडियो बटन यूज करते हो। फिर हमने देखा चेक बॉक्स क्या होता है। चेक बॉक्स में आप एक वक्त में कोई भी बॉक्स को चेक कर सकते हो, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं है कि रेडियो बटन की तरह एक वक्त में एक ही, इसमें एक वक्त में सारे भी कर सकते हो। कुछ जो जो आपकी मर्जी के, सपोज करें HTML और JS, वो भी कर सकते हो, या आप कोई भी ना करो, ठीक है। और सिलेक्ट सिटी हमने देखा कि हम किस तरह से ड्रॉप डाउन एक मेन्यू बना सकते हैं सिटी को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और सबमिट बटन का भी आपने देख लिया कि जैसे हम डाटा एडिट करते थे, सबमिट पे क्लिक करते थे, वो हमें शो करता था कि नेम एंटर करो। उसको बाकी फील्ड से कोई वो नहीं है, वास्ता नहीं है, क्योंकि हमने इसमें रिक्वायर्ड सिर्फ लिखा था नेम वाली फील्ड में, तो इसलिए वो सिर्फ उसको ये रिक्वायर्ड है कि ये जरूर फिल होनी चाहिए, बाकी हो ना हो। तो जब तक वो रिक्वायर इसके अंदर हम कुछ एंटर नहीं करेंगे, जैसे मैंने अभी अबूबकर लिख दिया, अब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, ये एक तरह से पेज को रिफ्रेश कर देगा, क्योंकि अभी इसके पीछे वर्किंग नहीं है। बस। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। और अब इस वीडियो का टास्क है कि सब ने, जो आज हमने फॉर्म का टॉपिक पढ़ा है, उसके अंदर जितने टैग्स वगैरह हैं, वो सबको यूज करके एक सिंपल छोटा सा HTML का पेज बनाना है, ठीक है। और मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज।